हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनटीपीसी की अपकमिंग वैकेंसी की। ये जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपको तैयारी में कितना समय लगेगा या तैयारी में कितना समय आपको देना चाहिए, कि परीक्षा कब तक हो सकती है इसकी। अगला जानेंगे दोस्तों कि आपको कितने घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए, तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन कुछ चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो कुछ टॉपिक हैं मेरे पास जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। शेष जो टॉपिक रह जाएंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स जो एनटीपीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो लोग जो अभी आरपीएफ ऐसा भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे एलपी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं जो एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी में दो तरह की पोस्टें आती हैं। नंबर एक, ग्रेजुएशन लेवल की या ग्रेजुएट लेवल की। नंबर दूसरी, अंडर ग्रेजुएशन यानी ट्वेल्व लेवल की, यानी जो 12 पास कैंडिडेट हैं उनके लिए। दोस्तों, इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सर, एक कैंडिडेट जो 12 और ग्रेजुएशन दोनों है तो क्या वो दोनों के लिए एलिजिबल हो सकता है या दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है। शायद इस बार रेलवे आपका दोनों जो लेवल है यानी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल है, दोनों का फार्म अलग अलग फिल कराएगा, क्योंकि दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग डेट पर आने वाला है। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो उसका नोटिफिकेशन आपका लगभग 14 सितंबर यानी 14 सितंबर के आसपास, 13 या 14 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। डेट तो उसमें तो 14 दे रखा है दोस्तों, तो आशा है कि शायद 13 को लेट नाइट यानी 14 को आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा लेवल 5 और 6 का। यानी जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो 5 और 6 लेवल का है, उसमें आपका नोटिफिकेशन आपको 14 सितंबर को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 8,113 पोस्ट 8,113 पोस्ट टोटल। और इसमें जो एज की जो बॉन्ड रखा है वो 18 से 36 ईयर रखा गया है, यानी वो कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 36 साल है वो लोग ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात करें दोस्तों, दूसरे में जो अंडर ग्रेजुएशन वाला है यानी लेवल 2 और लेवल 3 का, उसमें जो टोटल पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वो 3,445। और इसका जो नोटिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन वाले से लगभग 1 वीक के बाद यानी 21 सितंबर यानी 21 सितंबर तक आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं अंडर ग्रेजुएशन की, तो इसका जो एज लिमिट रखी गई है वो 1833 साल रखी गई है। मैं एक बार फिर से बात बता दूं आपको कि ऐसा कैंडिडेट्स जो इंटर और ग्रेजुएशन दोनों कर रखा है वो दोनों लेवल का फार्म अप्लाई कर सकता है या दोनों लेवल का फार्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिए। जिन लोगों के पास या जो लोग दोनों से अप्लाई करना चाहते हैं यानी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन से, उनको 2 फार्म अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के लिए अलग और अंडर ग्रेजुएशन के लिए अलग। दोस्तों, आगे अगर बात करें कि आपका जो तैयारी है, तैयारी में कितना समय लगेगा, तो अगर मैं बात करूं कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है
या रेलवे की जो एएलपी टेक्नीशियन प्रिपरेशन कर रहा है, तो एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी टेक्नीशियन का और एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसमें दो चीज़ कॉमन है, मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग। वहाँ भी मैथमेटिक्स रीजनिंग है एनटीपीसी में भी, और एएलपी टेक्नीशियन भी आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग है। तो मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको कंपलसरी पढ़ना है। हाँ, थोड़ा उसका लेवल ज़्यादा, अभी जो टेक्नीशियन एएलपी का है उसका लेवल थोड़ा लो रहता है, जो एनटीपीसी का है उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है। यानी जो लोग एसएससी सीजीएल वगैरह तैयारी करते हैं वो लोग बेहतर समझ पाते होंगे इसको, या आप पुराने पेपर्स रेलवे के देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका लेवल क्या होता है। सिर्फ आपको लेवल देखना है, बाकी मैथ रीजनिंग आपका सेम रहता है। मैथ रीजनिंग आपको सेम प्रिपरेशन करनी है। डिफरेंस है तो सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस, आपको एएलपी टेक्नीशियन में जनरल अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर आपको एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पढ़ाई या तैयारी करने का जो टाइम है वो कितना आपको हो चाहिए, तो अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट्स एकदम जीरो लेवल में, जो कैंडिडेट्स अभी टेक्नीशियन का जो अभी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करके तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए उनको कम से कम 4 से 5 महीने मिलने वाले हैं। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की तैयारी लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई होगी। उनको ज़्यादातर जो मॉक टेस्ट या जो रिवीजन है सिर्फ वही करना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट आते हैं। आना कितना है? 40 नंबर का। अगर CBT 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है 10 से 11 सब्जेक्ट की। इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग मैथ और रीजनिंग को विशेष ध्यान रखिए। मैथ रीजनिंग में जिसकी पकड़ अच्छी होगी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई की, उनके लिए एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई की जो प्रिपरेशन में इस समय लगे हुए हैं, वो लोग को थोड़ा इजी होगा मैथ रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करने में, क्योंकि उनका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। उनको थोड़ा अपनी जो प्रिपरेशन है या जो लेवल है उसको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, उनकी तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। तो जो लोग जीरो से हैं उनके लिए 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए। अब दूसरी बात करें परीक्षा कब होगी, तो दोस्तों इसकी परीक्षा अगर एनटीपीसी की बात करें तो अभी आपका अक्टूबर का पूरा मंथ इसका नोटिफिकेशन चलने वाला है। यानी सितंबर अक्टूबर पूरा तो नोटिफिकेशन निकल जाएगा, इसलिए इसका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी में हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को जीरो से प्रिपरेशन करना है उनके लिए लगभग 4 से 5 महीने टाइम मिलने वाला है। जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी मैथ और रीजनिंग की ऑलरेडी कंप्लीट है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा टाइम है। प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 2 महीने टाइम बहुत होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए फुल टाइम मिल रहा है, फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाए, तो दोस्तों ये बात आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कितने घंटे पढ़ें। कितने घंटे पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, इसी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसी गारंटी सिर्फ आप ही अपने आप से ले सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, आपका प्रिपरेशन कितना है, आपको पढ़ना कितना है, आपके लिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। क्योंकि जो CBT 1 आएगा उसमें 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस हो गया, 30 नंबर का मैथ हो गया, 30 नंबर का रीजनिंग हो गया, टोटल 100 नंबर का कुछ आएगा। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। आपको ये देखना है कि हमारी जो प्रिपरेशन है या जो मेरी प्रिपरेशन है वो कितनी हद तक है, मुझे कितना आगे पढ़ना है, कितना मेरा सिलेबस तैयार है। अगर ये चीज़ डिसाइड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए। अगर मैं मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए, तो अगर मिनिमम की बात करें तो कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। एनटीपीसी क्रैक करना है तो आपको मिनिमम 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एनटीपीसी की
एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी कितना घंटा पढ़ना है ये बेहतर आप अपने से ज़रूर जान सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी है ये आप खुद समझते हैं। आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप अपना एनालिसिस करिए, आप अपने आप को देखिए कि आप अभी कहाँ पर खड़े हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको कितना पढ़ना है और कैसे आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, कितने घंटे पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से ले सकते हैं, अपने आप में ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करेंगे तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों मैं बात करूं तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जो लोग अभी एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं या जो आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो पता है कि तैयारी कैसे करनी है। आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने सब्जेक्ट है, आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो ये जो लोग अभी नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को वो लोग ज़रूर ध्यान दें कि आप लोग सबसे पहले देखिए आपका सिलेबस क्या है। पहली बात, सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना कितना है, आपको आता कितना है, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कितनी है। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको सॉलिड मार्क्स किस पोर्शन से मिल सकता है। जैसे मैं बात करूं मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, दोनों ऐसे पार्ट होते हैं कि इसमें आप सॉलिड मार्क्स ला सकते हैं। अगर 30 नंबर का मैथ आता है तो अगर आपकी मैथ की प्रिपरेशन अच्छी है, अगर मैथ प्रिपरेशन आप पहले से अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप 30 में से 25-26 अंक आप मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। यहाँ तक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 28 अंक तक लेके आते हैं। आप सोचिए, जो 30 में 28 क्वेश्चन सही कर सकता है, 30 में 26 क्वेश्चन सही कर सकता है, उसके लिए जनरल अवेयरनेस में एडवांटेज मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में उसका थोड़ा कम भी है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो उसको भरपाई कर देता है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे पहले जब आप एनटीपीसी प्रिपरेशन करिए या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको सॉलिड मार्क्स किस पोर्शन से मिलेंगे वो पोर्शन को फर्स्ट कवर करिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 से 11-12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उन सभी सब्जेक्ट में का कितना स्कोप है, कितना उसमें सिलेबस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका कोई लिमिट नहीं है। हिस्ट्री की बात करें, कोई लिमिट नहीं है। करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। तो आप जो जनरल नॉलेज का जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 से 11 सब्जेक्ट में 40 प्रश्न आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, कुछ गिने चुने चैप्टर जो ज़्यादा पूछता है, उसमें से 30 नंबर का आपका केवल मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस चीज़ को विशेष देखिए कि आपको पहले सॉलिड मार्क्स वाला पोर्शन को कंप्लीट करना है। क्योंकि आपका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ऐसा होता है कि आपकी जो मेरिट है इसको डिसाइड करने में सबसे बड़ा योगदान मैथमेटिक्स का रहता है। क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कंप्लीट करना या मैथ में आपको 26 से 28 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। हर छात्र नहीं कर पाता। मैथमेटिक्स टफ़ है, मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है। हाँ, ये बात है कि जो रेलवे का जो पैटर्न है उसी बेस पर ही आता है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी उसी बेस पे आते हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न है थोड़ा हाई रहता है, लेवल थोड़ा हाई रहता है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स में अगर आप 25+ मार्क्स आप लेके आते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो मार्क्स गेन है सबसे ज़्यादा, सबसे सॉलिड कहाँ से आ सकता है, उसको पहले कवर करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें किसको नहीं पढ़ना है, तो एनटीपीसी में दोस्तों, एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का है या अंडर ग्रेजुएशन लेवल का है, इसमें ना पढ़ने जैसी कोई चीज़ शायद नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है, जैसे मैथ रीजनिंग
का पोर्शन हो गया, उसमें एक चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर आएंगे, इस चैप्टर से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको एक चैप्टर है। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर का जो पोर्शन दोस्तों, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 40 नंबर में 10 या 11 सब्जेक्ट हैं, उन 11 सब्जेक्ट में कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए आपको जो बैक ईयर में एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर्स आपको देखने चाहिए। उसको देखेंगे तो उससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जनरल अवेयरनेस में कितना कितना और क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए या कहाँ कहाँ से चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो बहुत सारी है, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस किस टॉपिक से या कहाँ से रखे जाते हैं, कितना लेवल का आता है, अगर हम ये परखना, ये ढूंढना सीख जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी आपका काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। अगर जनरल अवेयरनेस में आप 50% या 60% मार्क भी ले आते हैं तो भी एनटीपीसी में सिलेक्शन होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखता हूँ कि जनरल अवेयरनेस में जितना सब्जेक्ट है सबको पढ़े जा रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं है किस पता भी नहीं है। अरे जनरल अवेयरनेस बोला, आपको 10 सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट दे दिए, 11 सब्जेक्ट में आपको पढ़ना कितना है, किस सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में आपको फिजिक्स में कितना सारे फिजिक्स हैं, कितना सारे चैप्टर्स हैं, क्या सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। आपको वो चीज़ देखना है कि बैक ईयर में या जो पीछे पेपर रेलवे फिजिक्स के क्वेश्चन जो रखे हैं पिछले ईयर्स में, वो क्वेश्चन किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछता है या ज़्यादा रखता है या ज़्यादा टच करता है, उन टॉपिक को आपको विशेष देखना चाहिए। बाकी ये एनटीपीसी है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसलिए आप जितना पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, अच्छा पढ़िए और सिलेबस को विशेष ध्यान में रख के पढ़िए। बैक ईयर का पेपर देखिए, उसके बेस पर जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस करिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में टाइम दीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं CBT 2 की, CBT 1 की मैंने बात बता दी कि CBT 1 में आपका 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 नंबर्स का आपका मैथमेटिक्स आएगा, 30 नंबर्स का आपका रीजनिंग आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो CBT 2 है, जैसे CBT 2 की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें एनटीपीसी में होता क्या है कि जो CBT 2 होता है वो आपके पोस्ट वाइज होता है, यानी लेवल वाइज होता है, लेवल वाइज होता है। जितने लेवल होंगे उतने तरह के CBT 2 होंगे। जैसे लेवल 5 के लिए CBT 2 अलग होगा, लेवल 6 के लिए CBT 2 अलग होगा, लेवल 3 के लिए अलग होगा, लेवल 2 के लिए अलग होगा। यानी अगर एक कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म अप्लाई किया है तो CBT 1 तो उसको एक बार ही देना है, लेकिन CBT 2 उसको जितने तरह के लेवल हैं, अगर 5 तरह के लेवल हैं तो उसको 5 बार CBT 2 देना पड़ेगा, यानी 5 तरह के CBT 2 उसको अटेंड करने पड़ेंगे। किसी कैंडिडेट ने अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसको CBT 1 ही देना पड़ेगा, या CBT 1 दिया CBT 2 एक ही होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स, ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन दोनों होंगे, तो पूरे के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो आपका CBT 2 होगा वो सभी लेवल के लिए अलग अलग होगा। लेवल 2 के लिए अलग CBT 2, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। दोस्तों, CBT 2 में आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 120 हो जाते हैं, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस पूछता है CBT 2 में, 35 मार्क्स आपका आता है मैथमेटिक्स, 35 मार्क्स आता है आपका रीजनिंग। सिलेबस लगभग वही रहता है, थोड़ा नंबर ऑफ़ मार्क्स या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका CBT 1 और CBT 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो लोग एनटीपीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट CBT 2 का प्रिपरेशन ही करिए। आप CBT 2 का प्रिपरेशन करेंगे तो CBT 1 आपका निकल जाएगा, क्योंकि CBT 2 में जो सिलेबस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ लेवल का।
अलग अलग लेवल के अलग अलग CBT 2 होंगे। जैसे मैं लेवल 6 की बात करूं, अगर लेवल 6 का जो कैंडिडेट CBT 2 की प्रिपरेशन करेगा उसका CBT 1 और दूसरे लेवल का जो CBT 2 हैं वो सारे क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि लेवल 6 का जो CBT 2 आएगा उसका लेवल थोड़ा अलग ही रहेगा। इसलिए लेवल 2 की ही प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। दोस्तों आगे मैं बात करूं, अगर कुछ पोस्ट ऐसी हैं CBT 1 अगर पास होते हैं तो CBT 2 आपको देना पड़ेगा। CBT 2 पास होने के बाद कुछ पोस्टें हैं जहां पर CBT 2 के बाद डायरेक्ट मेरिट बन जाएगी, लेकिन बहुत सारी पोस्टें NTPC में इस तरह की हैं जहां पर आपको तीसरा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। जैसे कुछ जगह पर आपका साइको टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कुछ जगह पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इस तरह से आपको 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक दो पोस्टें हैं जहां पर आपको सिर्फ CBT 1 और CBT 2 है। ज़्यादातर जो पोस्टें आपकी आई हैं वो 3 लेवल के एग्ज़ाम आपको देने होंगे। दोस्तों ये NTPC की जो फॉर्म आपके आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल था जो आपको बताना चाहिए था, जो आपके लिए बताना ज़रूरी था। इसलिए दोस्तों मैं NTPC संबंधित ये वीडियो आपके पास लेके आया। इसमें मैंने कोशिश किया कि आपके सारे जो डाउट हैं उसको इसमें सबमिट करूं, या जो डाउट आपके अंदर हो सकते हैं वो सब बताने की कोशिश किया मैं। अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट किसी को डाउट है, किसी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्द जो आपकी प्रॉब्लम से संबंधित एक वीडियो दे सकूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।